हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस सेट डे 10 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपको मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 15 की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत क्या है पता करके बतानी है। सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप 1 रुपए में पेन खरीदने जाओगे तो आपको 20 पेन मिलेंगे, ठीक। और 1 रुपए में पेन बेचने जाओगे तो कितना पेन बेच पाओगे 1 रुपए में? 15 पेन। तो इस तरह से सवाल बोलना चाह रहा है। मैंने कहा पेन की संख्या समान करो, यहां पे गुणा करेंगे 3 का तो ये हो जाएगा 60 पेन। तो भाई साहब यहां भी 3 का गुणा करो तो ये 3 रुपए हो जाएगा। अब देखो यहां पे गुणा करो आप 4 का तो 15 चौके 60 पेन, और यहां पर भी 4 का गुणा करो फिर तो ये हो जाएगा 4 रुपए, ठीक है। तो 60 पेन को खरीदा गया 3 रुपए में और 60 पेन को बेचा गया 4 रुपए में। तो प्रॉफिट हुआ क्या? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ सर। तो ये जो प्रॉफिट है 1 रुपए का किसमें होगा? हमेशा खरीदी मूल्य पर। तो डिवाइड करो 3 का और गुणा करो 100 का, वैल्यू आएगा परसेंट में, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 33.33%। ये हो गया सर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। ये पहला तरीका इस सवाल को अप्रोच करने का। दूसरा तरीका, मैंने कहा 20 पेन की जो सीपी है और 15 पेन की जो एसपी है वो बराबर है क्या, हाँ कि ना? तो देखो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये 5 या 15, तो एसपी बटे सीपी कहूं तो एसपी के सामने 4 है, सीपी के सामने 3 है। तो आप क्या कहेंगे कि 3 यूनिट के माल को आप 4 यूनिट पे बेच दिए तो 1 यूनिट प्रॉफिट के साथ बेचे होंगे क्या? तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हमेशा किस पर होगा? सीपी पर। तो 3 को डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में कितना? 33.33%। तो ये है इस सवाल को सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच, ठीक है क्या? देखिए, एक कक्षा के 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो इन 15 छात्रों की औसत आयु क्या होगी पता करके बतानी है। अगर आपका एवरेज का कांसेप्ट गजब का है ना तो आप ऐसे सवाल का आंसर ओरली दे दोगे बिना कोई कलम चलाए। आप कहेंगे सर इसका आंसर ना 18 वर्ष होगा, मतलब कैसे बता पाए आप? तो देखो, औसत का मतलब होता है हर लोगों में बराबर बराबर बांटना। यहाँ पे 14 लोग थे पहले, तो 14 की औसत आयु 17 वर्ष, मतलब हर छात्र की जो आयु है ऑन एवरेज 17 वर्ष के बराबर है क्या? अब 32 वर्ष की आयु वाला एक छात्र शामिल हो जाता है तो 17 में कितना अधिक? 15 अधिक है क्या? तो ये जो 15 वर्ष है ना इसको 15 लोगों में बांट देंगे क्योंकि एक छात्र बढ़ गया है, तो 14 से 15 छात्र हो गया और 15 वर्ष अधिक हो रहा है। तो 15 वर्ष एक एक वर्ष बढ़ जाएगा क्या 15 लोगों में? तो हर लोगों की आयु पहले 17 वर्ष था ऑन एवरेज जी, तो एक वर्ष बढ़ जाएगा तो 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप बेसिक तरीके से चले जाइए। मैंने कहा 14 छात्रों की औसत आयु 17, तो संख्या से गुणा करेंगे औसत को, तो अब बोलेंगे एक छात्र और आ गया जो 32 वर्ष है क्या? तो 15 छात्रों की आयु का योग हुआ, संख्या है 15, डिवाइड कर दो तो सर 14 सत्ते 98, 14 एकम 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23। तो आप कहेंगे कि सर 238 है ये, है ना, और प्लस करेंगे 32, कुल मिला के ये 8 और 2 10, 3 और 3 6, 1 7 और ये हो जाएगा 270। तो 270 में हम 15 को डिवाइड करेंगे तो सर ये फाइनली क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। देख लीजिए चेक करके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और इसे 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम कीमत पर खरीदता और इसे 125 रुपए अधिक पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है पता करके बतानी है। हमने कहा वस्तु का क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, हमने मान लिया 100 यूनिट के बराबर। सवाल के हिसाब से 100 यूनिट की वैल्यू रुपए में पता करनी है क्या? तो हमने कहा वस्तु को खरीदा गया 100 यूनिट पर। अब देखो सवाल क्या कहता है? 20% की हानि पर बेचो, तो बेचने की कीमत जरूर 80 यूनिट रहा होगा। क्या 20% हानि के साथ बेचेगा जी? सवाल का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर इसे 30% कम कीमत पर खरीदता, मतलब वैसे तो 100 यूनिट पर खरीदना चाहिए लेकिन 30% कम कीमत पर खरीदेगा, मतलब खरीदी मूल्य क्या हो गया? 70 यूनिट हो गया क्या?
तो देखो बेचने की कीमत अगर हम बात करें तो इस तरह से बात करनी होगी कि 50% का लाभ हो, तो 50% के लाभ के साथ बेचेंगे, जरूर 150% पर बेचा जाएगा क्या, तो 150% पता करेंगे हम इस खरीदी मूल्य का, तो सर 0 से 0 कैंसल, ठीक है, तो 15 सत्ते 105 यूनिट हो जाएगा क्या बेचने की कीमत। तो आप देख पा रहे हैं पहले के कंपेयर में अभी जो बेचने की कीमत है वो अधिक है क्या, कितना अधिक, 80 से 105, चलो तो 25 यूनिट अधिक है क्या। अच्छा, और रुपए में बात करें तो 125 रुपए अधिक है क्या, ठीक है सर। अच्छा, तो आप कहेंगे कि सर 25 यूनिट की कीमत 125 रुपए, तो जरूर 25 के साथ 5 का गुणा किया गया होगा तभी तो 125 रुपए मिला। तो हमको पता करना है 100 यूनिट की कीमत, तो 100 यूनिट के साथ भी 5 का गुणा करेंगे तो हमको रुपए में पता चल जाएगा 500 रुपए। यही तो है उस वस्तु का क्रय मूल्य, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए 5 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा पता करके बतानी है। मैंने वो मूलधन वाली राशि मान लिया 100 रुपए के बराबर है ये। अब देखो 100 रुपए पर जो ब्याज मिल रहा है ना वो 20% है, तो 100 रुपए का 20% पता करेंगे तो 20 रुपए होगा क्या, तो जो 20 रुपए ब्याज मिल रहा है भाई साहब ये 5 वर्ष में मिल रहा है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष बाद ये जो मूलधन वाली राशि है जरूर 120 रुपए हो गया होगा, हाँ कि ना, मतलब यही समझे। तो सवाल क्या कहता है, कितने वर्ष में ये जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएंगे, तो मूलधन के बराबर होना है मतलब 20 रुपए से 100 रुपए पहुंचना है, तो 20 रुपए का 5 गुना करना पड़ेगा तो 100 रुपए मिलेगा क्या, तो समय के साथ भी हम 5 गुना करेंगे तो सर ये 25 वर्ष हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे कि सर जो साधारण ब्याज है ना वो 25 वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं पता करके बतानी है। सबसे पहली बात मैंने कहा S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत लिखो, फिर S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत लिखो, तो मैंने कहा दोनों का डिफरेंस करो तो आप बोलेंगे सर ये 35 के बराबर है, सवाल यही बोलना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया मैं, एलसीएम है ना 2, तो आप बोलेंगे S1 प्लस S2 फिर माइनस S2 हो जाएगा माइनस S3 हो जाएगा इक्वल टू 35। अब देखो S2 निपट गया तो S1 माइनस का S3 हो जाएगा, 2 का गुणा 35 से होगा तो सर ये 35 दूनी 70 हो गया। सवाल के हिसाब से S3 की जो वैल्यू है वो 75 है क्या। अच्छा ये हुआ S1, तो देखो 75 उधर जाके प्लस हो जाएगा ये 70 के साथ, तो S1 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 70 70 140 और 5 45 145, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए एक राशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपए है, उसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पता करके बतानी है। सबसे पहली बात साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करें तो साधारण ब्याज हर साल समान मिलेगा क्या, एक वर्ष का साधारण ब्याज 10%, तो 8 वर्ष के लिए 8 गुना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 80% ये है साधारण ब्याज, 80% की वैल्यू सवाल में देकर रखा गया है 8,000 रुपए, हाँ कि ना। अब देखो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए बात करनी है क्या, तो मैंने कहा पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, ठीक है। तो आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है, तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, इस तरह से ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पंगा क्या होता है ना कि अगले साल पिछले साल का भी ब्याज ऐड होके जाता है। मैंने कहा दूसरे साल अगर मैं कहूं तो 10% ब्याज तो मिलेगा ही, लेकिन पिछले साल का जो ब्याज है ना इसका भी 10% पता करो, तो 10 का 10% 1, तो दूसरे साल जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो 11% मिलेगा क्या, और पहले साल 10% मिल रहा था, ठीक है। अगर मैं तीसरे साल बात करूं तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले साल का 10% भी ऐड होगा मतलब 1, दूसरे साल का 10% ऐड होगा तो 11 का 10% क्या होगा सर 1.1, ठीक है। तो आप कहेंगे तीसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा 12.1%। अगर मैं कहूं 3 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज तो आप कहेंगे ये 33.1%, ठीक है। ये सबको ऐड कर दो यार आप, ठीक है।
तो आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज की हमको गणना करनी है, मतलब 33.1% की वैल्यू हमको रुपए में पता करनी है क्या? तो आप कहेंगे सर 80% की वैल्यू अगर 8,000 है तो ये कब हो रहा होगा? 80 का गुणा 100 से किया जा रहा होगा तब। तो 33.1% की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ पर भी 100 का गुणा करो, तो आप बोलेंगे 3,310 रुपए। हाँ कि ना? यही तो है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए मनीष अकेले एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी कार्य को मनीष द्वारा लिए गए समय के आधे में पूरा कर सकता है। मतलब मनीष अगर उस कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है तो प्रताप आधे दिनों में पूरा करेंगे, मतलब 24 दिनों में पूरा करेंगे क्या? दिनों की संख्या का एलसीएम पता करें तो आप कहेंगे सर 48 यूनिट्स। ठीक है, तो ये है टोटल कार्य। तो टोटल कार्य को 1 by 1 डिवाइड करेंगे दिनों की संख्या से, तो ये 1 यूनिट आएगा और ये 2 यूनिट आएगा। मनीष का एक दिन का काम 1 यूनिट, प्रताप का एक दिन का काम 2 यूनिट। हमने कहा मनीष और प्रताप अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो किस स्पीड से काम करेंगे? तो 1 और 2 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स पर डे, इस स्पीड से मनीष और प्रताप दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों मिलकर कुल कार्य का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टोटल कार्य 48 यूनिट है, इसका 1/4 पता करो, तो आप बोलेंगे सर ये 12 यूनिट। तो 12 यूनिट काम को कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर, तो किस स्पीड से? 3 की स्पीड से। ठीक है, डिवाइड करो इसको, 3 यूनिट्स पर डे, तो आप कहेंगे यूनिट से यूनिट कैंसर, 3 एक से एक बार में, 3 से 4 बार में, ये डे ऊपर जम करेगा तो 4 दिन लगेंगे सर। ठीक है, यही तो है ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। जब कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा पता करके बतानी है। हमने कहा कि उस वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का रेशियो पता करो। एमपी से सीपी का रेशियो पता करेंगे, लिखेंगे 100, प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट की बात हुई है, डिवाइड करो 100, माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट की बात हुई है। तो देखो प्रॉफिट बोले तो 10%, डिस्काउंट बोले तो 10%, तो कुल मिला के ये हो जाएगा सर 110 और ये कितना हो जाएगा 90। 0 से 0 कैंसिल हुआ सर, तो यहाँ पे 11/9 हमने एमपी और सीपी का रेशियो पता कर लिया। आप कहेंगे सर उस वस्तु का अंकित मूल्य अनुपात में 11 यूनिट है और उस वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात में 9 यूनिट है। सवाल क्या कहता है कि हम कोई भी छूट की बात अगर नहीं करें तो कितने में बेचेंगे? जितना मार्क्ड प्राइस है उतने में ही बेचेंगे क्या? मतलब 11 यूनिट में ही बेच देंगे हम उस वस्तु को। तो प्रॉफिट की बात हो चाहे लॉस की बात हो, हमेशा सीपी पर देखने को मिलेगा। तो 9 यूनिट के माल को हमने 11 यूनिट पर बेचा तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ क्या? मैंने लिखा ये प्रॉफिट किस पर होगा? 9 पर, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। आप कहेंगे सर ये 200/9, तो 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 बार में दशमलव लगाया, फिर 2 बार में काटेंगे, फिर 2 बार में, इस तरह से 22.22%। यही तो है प्रतिशत लाभ। ठीक, देखिए सवाल क्या कहता है, राकेश, महेश और पुनीत साथ मिलकर एक कुर्सी को 20 मिनट में बना सकते हैं। राकेश और महेश साथ मिलकर उसी कुर्सी को 25 मिनट में बना सकते हैं। मैंने कहा 20 और 25 का आप एलसीएम पता करो। आप कहेंगे सर ये 100 यूनिट्स आएगा, तो इसको बोलते हैं हम टोटल कार्य। इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो ये 5 यूनिट आएगा, 25 से डिवाइड करो 4 यूनिट आएगा। हमने कहा ये दोनों को आपस में माइनस करिए तो R से R निपट जाएगा, M से M निपट जाएगा, यहाँ मात्र P बचेगा, पुलिस बचेगा क्या? वैसे ही 5 को आप 4 से माइनस करेंगे तो सर ये 1 यूनिट पर डे, यही बचेगा क्या? मतलब एक दिन का काम 1 यूनिट है, किसके द्वारा? पुनिश के द्वारा। देखो उस कुर्सी को बनाने में अकेले पुनिश को कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य 100 यूनिट का है, किससे कंप्लीट कराना है? अकेले पुनिश से। पुनिश की स्पीड को डिवाइड कर दो, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये डे ऊपर जम करेगा तो 100 दिन में काम पूरा हो जाएगा क्या? अगर मात्र पुनिश काम करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए 3 संख्याओं के बारे में बात हुई है। अगर मैंने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों के बीच रेशियो डिफाइन किया गया है 3:4, ठीक है क्या? मैंने कहा दूसरी और तीसरी
दोनों के बीच रेशियो डिफाइन किया गया है 3:5। ठीक, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरी संख्या है ये दोनों रेशियो में कॉमन है, तो इसकी वैल्यू समान होना चाहिए। यहाँ पे दूसरी संख्या 4 यूनिट है, यहाँ पे दूसरी संख्या 3 यूनिट है। तो मैंने कहा कि इस रेशियो के साथ अगर मैं गुणा किया 4 का और इस वाले रेशियो के साथ अगर मैंने गुणा किया 3 का, तो काम बन जाएगा। कैसे? आप बोलेंगे 3 तिया 9 और ये 3 चौके 12, हाँ कि ना। यहाँ पे 4 तिया 12 और ये 4 पंचे 20। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे दूसरी संख्या 12 यूनिट है, यहाँ भी दूसरी संख्या 12 यूनिट है। तो अब मैं डायरेक्टली ये लिख पाऊंगा, अगर मेरी चाहत है कि पहली दूसरी तीसरी संख्याओं के बीच आपस में रेशियो लिखो, तो यहाँ जो दिख रहा है पहली संख्या 9 यूनिट है, दूसरी संख्या देखो 12 यूनिट, तीसरी संख्या देखेंगे तो सर ये 20 यूनिट है क्या। ठीक, अगर मैंने कहा तीनों संख्याओं को ऐड करो तो अनुपात में कितना आएगा, 20 और 12 32 और 9 41 यूनिट आएगा क्या। 41 यूनिट की वैल्यू सवाल में देकर रखा हुआ है 123। ठीक, तो आप कहेंगे अगर हम 41 का गुणा कर रहे हैं 3 से तो 123 मिल रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या 12 यूनिट है क्या, तो भाई 12 यूनिट की कीमत पता करना है तो यहां भी 3 का गुणा कर दो, 12 तिया 36। ठीक है, तो यही तो आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए x, y और z तीन छात्र है, x को y से 40% अधिक अंक और z से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि y को 480 अंक मिले तो z को कितने अंक मिले पता करके बतानी है। सबसे पहली बात हमने कहा 40% का मतलब आप बोलेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक, उसी तरह 20% का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ठीक, हमने कहा x रेशियो y पता करो। इसके लिए देखो x को y से 40% अधिक अंक मिल रहे हैं, मतलब y को अगर 5 यूनिट मिलता है तो x को 2 यूनिट अधिक मिलेगा क्या, मतलब x को 7 यूनिट मिल जाएगा सर। ठीक, उसी तरह x रेशियो z पता करना चाहे तो x को z से 20% कम अंक मिल रहे हैं क्या, तो आप कहेंगे z को अगर 5 यूनिट अंक मिला तो x को 1 यूनिट अंक कम मिलेगा, तो जरूर x को 4 यूनिट अंक मिल रहा होगा क्या। इस तरह से हमने रेशियो पता किया जिसमें x और यहाँ पे x कॉमन है क्या, दोनों वैल्यू समान होना चाहिए। तो यहाँ पे x 7 यूनिट है, यहाँ पे x 4 यूनिट है। तो अगर मैंने कहा इस रेशियो के साथ 4 का गुणा किया और इस रेशियो के साथ अगर मैंने 7 का गुणा किया तो काम बन जाएगा। 4 सत्ते 28 और ये 4 पंचे 20। इधर देखो 7 चौके 28 और ये 7 पंचे 35। आप देख पा रहे हैं x यहाँ पे 28 यूनिट, यहाँ भी x 28 यूनिट, दोनों समान हो गया। अब मैं बड़ा आसानी से ये लिख पाऊंगा x रेशियो y रेशियो z। तो x यहाँ पे कितना है 28 यूनिट है, y के बारे में बात करें तो 20 यूनिट है, z के बारे में बात करें तो 35 यूनिट। सवाल क्या कहता है कि y को 480 अंक प्राप्त हुए, y को जो अंक प्राप्त हुआ है वो कितनी है 480 अंक। ठीक, तो z को कितना अंक प्राप्त होंगे ये पता करके बतानी है। तो आप देख पा रहे हैं 20 का 24 गुना है क्या ये 480, तो यहां भी हम 35 का 24 गुना बात कर लेंगे तो 24 पंचे 120, 12 कैरी जाएगा, 24 या 72, 72 और 12 84, तो 840 अंक मिल जाएंगे किसको, z को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए m के किस मान के लिए दी गई संख्या 9 से विभाज्य है पता करके बतानी है। तो ये दी गई संख्या है जिसमें m की वैल्यू पता करनी है जिससे कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा 5 8 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 4 24 और 24 प्लस m। ठीक है, तो हमने दी गई संख्या के अंकों का योग किया और ये अगर 9 से डिवाइड हो जाता है ना तो हम कह सकते हैं ये दी गई संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए बताइए m की जगह हम क्या रखें। तो m की वैल्यू आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उसी से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके बतानी है। तो आप कहेंगे सर m की वैल्यू अगर हम 3 रख दे तो 24 और 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा सर, और 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह ये डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है 12 8 और ये 24, ये है दी गई संख्याएं, इसका उच्चतम सामान्य गुणनखंड पता करनी है।
मतलब हमको HCF पता करनी है क्या, वह बड़ा से बड़ा नंबर हमको पता करनी है जो 12 को भी डिवाइड कर दे, 8 को भी डिवाइड कर दे, 24 को भी डिवाइड कर दे। ऑप्शंस के हिसाब से आप देखेंगे तो एक ही ऐसा संख्या है जो है 4, जो 12, 8, 24 तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। ठीक है सर। देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से ठीक विभाज्य है। दी गई संख्याएं यहाँ पे 27 है, 36 है, 56 है, 12 है और 10 है। सबसे पहले इसको इसके प्राइम नंबर्स के पावर में ब्रेक करो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 36 मतलब 4 या 36, 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। 7 8 56, तो ये 2 का पावर 3 गुणा 7 का पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। 4 दिया 12, तो 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। सर 2 पंचे 10, तो 2 का पावर 1 गुणा 5 का पावर 1। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे ना एक्चुअली एलसीएम पता करनी है, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे क्या। तो एलसीएम पता करने का ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, प्राइम नंबर्स के पावर में ब्रेक करना। अब देखो यहाँ पे जो प्राइम नंबर दिख रहा है 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो इसका मैक्सिमम पावर आपको देखना रहता है जब आप एलसीएम पता करते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर इन सभी संख्याओं में देखो 3 दिख रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर देखिए तो भी 3 दिख रहा है सर, 5 का मैक्सिमम पावर तो 1 ही दिख रहा है सर, और 7 का भी 1 ही दिख रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 8, अच्छा ये हो जाएगा 27 और ये 5 और ये 7, आपस में इसको गुणा करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम के बराबर। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं ये जो एलसीएम आएगा इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा क्या, कैसे, क्योंकि 8 का गुणा 5 से करेंगे तो ये 40 आता है, हाँ कि ना। अब 40 का गुणा 27 से करेंगे फिर 7 से करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 0 आएगा क्या। तो आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे यूनिट डिजिट 0 है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लिए, 8 पंचे 40, ठीक, अब 40 का गुणा करिए आप किससे, 27 से, फिर 7 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखो 7 7 49, ये हो जाएगा कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 का गुणा आप 40 से करो तो ये हो जाएगा 4 निया 36, 4 8 32, 3 35, फिर 4 एकम 4, 4 और 3 7, ठीक है, और यहाँ पे एक 0 लगा हुआ है। तो देखो एलसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7560 आया। ठीक, देखिए एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है पता करके बतानी। मैंने कहा कक्षा में टोटल जो छात्र है उसकी संख्या मान लिया मैं 100% के बराबर, मतलब अगर 40% लड़के हैं तो जरूर 60% लड़कियां रहे होंगे उस क्लास में। ठीक, सवाल कहता है 60% की वैल्यू 54 के बराबर, हाँ कि ना। तो मैंने कहा 6 से काटेंगे 10 बार में तो 10% की वैल्यू पता चल जाएगा, 6 निया 54, ठीक है। तो 10% की वैल्यू अगर 9 है तो मुझे 40% की वैल्यू पता करनी है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो 40%, तो भाई साहब यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे तो 4 निया 36, तो उस कक्षा में लड़कों की संख्या 36, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलार्ध को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। सबसे पहली बात, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 लिखेंगे गुणा पाई और त्रिज्या का क्यूब करेंगे, त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है तो 48 का क्यूब। फिर देखो गोलाकार गेंदें बनानी है तो गोले का आयतन लिखो 4/3 गुणा करो पाई, फिर गुणा करो त्रिज्या का क्यूब, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है क्या, तो 8 का क्यूब। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आपस में तो ये क्या बताएगा, जो बनानी है, क्या बनानी है, गोलाकार गेंदे, तो गोलाकार गेंदे की संख्या को बताएंगे। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यही बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये 8 एकम 8, 8 6 48, मतलब 6 का क्यूब बचेगा ऊपर में और नीचे में क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, 6 का क्यूब मतलब क्या होता है, 216 डिवाइड करो 2, तो सर 2 एकम 2 और 2 दहाम 20 और कहेंगे 2 अट्ठे 16, 108। ठीक, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए एक नाव समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि नाव की गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है तो नाव समान दूरी को तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है। बिल्कुल सही बात है, अगर हमको कहीं पहुंचना है, जिस भी स्पीड से हम पहुंच रहे हैं, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए
तो उतने ही दूरी को तय करने में हमको कम समय लगेगा क्या? तो ओरिजिनली जो टाइम लग रहा था ओरिजिनल स्पीड से तय करने में, अब हम स्पीड बढ़ा देंगे तो जो समय का डिफरेंस होगा ना वो क्या होना चाहिए? 3 घंटे का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। तो ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, और हमको पूछा गया है नाव की वास्तविक गति, ओरिजिनल स्पीड क्या है ये पता करके बतानी है। मान लिया उस नाव की जो ओरिजिनल स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 की दूरी को तय करना है तो ओरिजिनली 18 घंटे लगेंगे सर। अब हम स्पीड को बढ़ा के चलेंगे, 3 से 6 कर देंगे। अरे 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ानी है ना, तो उसी दूरी को तय करने में यहाँ पे 9 घंटे समय लग रहा है। समय कम लगा लेकिन जो डिफरेंस है 18 और 9, तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। मान लिया मैंने कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 की स्पीड से तय कर रहे हैं, मान लो हमने 54 की दूरी को, तो 9 छक्का 54, ओरिजिनली 6 घंटा लगेगा क्या? अच्छा, अगर मैं स्पीड बढ़ा दिया 9 से 12 कर दिया उतना ही दूरी को तय करने में, ठीक, तो फिर ये हो जाएगा 12 चौके 48, दशमलव लगाया 12 पंचे 60, ठीक है, तो 4.5 घंटा। तो आप देख पाएंगे ये 6 घंटा और 4.5 घंटा दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 3 घंटा आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा कि 54 की दूरी को आप 12 की स्पीड से तय करो, तो आप बोलेंगे 12 चौके 48, दशमलव लगाया, ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, सर ये 4.5 घंटा। ठीक उसी तरह 54 की दूरी को हम तय करेंगे स्पीड बढ़ाकर, 3 स्पीड बढ़ा देंगे तो 12 3 15, तो ये हो जाएगा सर 15 तिया 45, फिर 15 छक्के 90, ठीक, तो ये 3.6 घंटा। तो दोनों समय का जो डिफरेंस है वो 3 घंटा आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करो, देखिए मैंने कहा 54 की दूरी को अगर हम 6 की स्पीड से चल रहे हैं, ओरिजिनल स्पीड 6 से चल रहे हैं, तो 9 घंटा समय लगेगा। अगर इसी 54 की दूरी को स्पीड बढ़ा के चलेंगे, मतलब 6 से 9, ठीक, तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, ठीक है दी। तो अब ये 6 घंटा समय लग रहा है, तो समय के बीच जो डिफरेंस है 9 घंटा माइनस 6 घंटा, 3 घंटा है क्या? तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपए दिया हुआ है, उसका विक्रय मूल्य 6688 रुपए दिया हुआ है। हमको पता करनी है छूट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज पता करनी है। मैंने कहा रेशियो पता कर लो, वैल्यू छोटा हो जाएगा। आप कहेंगे सर 4 से काट लेते हैं 19 बार में, तो ये 19 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से काटो तो 16 चौके 64, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। फिर से रेशियो पता कर लेते हैं, वैल्यू और छोटा हो जाएगा। आप कहेंगे सर 19 से काटेंगे 100 बार में, और इधर देखो 19 से काटेंगे 19 अट्ठे 152, ठीक, फिर 15 बचेगा, ये 152 हो जाएगा, फिर 19 अट्ठे 152। तो 100 यूनिट प्राइस लिखा हुआ है, 88 यूनिट पर बेच रहे हैं। जरूर डिस्काउंट के साथ बेचे हमने। कितने यूनिट का डिस्काउंट? 12 यूनिट का। हमने लिखा ये डिस्काउंट किस पर होगा? तो ये प्राइस पर, प्राइस है 100 यूनिट का, गुणा करेंगे 100 का, वैल्यू आएगा परसेंट में। आप कहेंगे 100 से 100 निपट गया सर, बचेगा क्या? 12%। यही तो है परसेंटेज डिस्काउंट। कितना? 12%। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल में 3 संख्याओं के बारे में बात करी गई है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तीनों संख्याएं 6 अनुपात 8 अनुपात 9 इस तरह के रेशियो में दिया हुआ है। यदि 3 संख्याओं का योग 460 है, मैंने कहा 6 और 8 14, 14 और 9 23, तो 23 की जो वैल्यू है ये सवाल में देकर रखा हुआ है 460। तो सवाल क्या कहते हैं? तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है पता करके बतानी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 9 है क्या? तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46। आप कहेंगे 1 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 9 की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे 20 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 180। यही तो बड़ी संख्या है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हमको सबसे छोटी संख्या पूछ दी जाती तो हम 6 यूनिट की वैल्यू पता करते। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 20, सर 20 छके 120, ठीक है। तो ये बोलते हैं आप सबसे छोटी संख्या, हमको सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो ये है 180, ठीक है। देखिए सबसे पहले सर हम डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 का गुणा कर दिया जाएगा 5 से, 2 पंचे 10, फिर माइनस करेंगे 25 का गुणा 3 से करेंगे सर ये 75, फिर प्लस करेंगे 42 का गुणा 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर हम ऐड करेंगे सर, तो 6 5 11, 7 2 9 1 10 और ये 2,
201 के साथ फिर अब आखिरी में माइनस कर दिया जाएगा 10 से, तो सर ये 191 हो जाएगा। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करिएगा सेशन का लिंक। टिल देन थैंक यू सो मच, चलो फिर टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।